जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो आप लोग का एग्जाम लगा हुआ है 30 और 31 मार्च का। उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम हॉल में 100% आना तय है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप का अगर एग्जाम आप देने जा रहे हो जो कि 30 और 31 जो है मार्च का आप लोगों का पेपर लगा हुआ है। मात्र आपके पास 1 से 2 दिनों का जो समय बचा हुआ है, अगर उसमें अगर आपको बेहतर करना है तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैंने जो है ये स्पेशल क्लास रखा है। और यहाँ से प्रश्न 100% है कि आप लोगों के एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आप लोगों के 50 क्वेश्चन होने वाला है। और जिस तरीके से 50 के 50 प्रश्न आने वाले हैं, मैंने उस तरीके के प्रश्नों को सिलेक्ट किया हुआ है, गेस किया हुआ है। और ये 2026 का सिलेबस जो है आप लोगों का एयरफोर्स वाई ग्रुप का है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्लास को बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो गलती एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि देखिए निगेटिव मार्किंग है 1/4 का। तो यहाँ पे अगर आप गलती करोगे तो कहीं ना कहीं सही वाले भी नंबर कटेंगे। तो गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, और इसी के लिए मैंने जो है सुबह और शाम स्पेशल क्लास जो है एयरफोर्स के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए मैंने इतना मेहनत किया हुआ है, तो कम से कम क्लास को आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो है जब भी मैं क्लास आपके लिए जो है यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन जाएगा तो हर एक क्लास जो है आप लोगों को पता चलेगा। और हर एक क्लास अंतिम के लिए आप समझ सकते हो रामबाण ही होने वाला है। तो फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिएगा पहले प्रश्न पे आ चुके हैं, और पहला प्रश्न है, हर एक सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, ऑल सब्जेक्ट जो 50 प्रश्न आपके पेपर में आता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और आप लोगों का जो है रीजनिंग और जीके, ये सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने रखे हुए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? ये स्टार लगा लेना, ये प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। आप लोगों से 100% पूछा जाएगा कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है यहाँ पे पहला, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नई दिल्ली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? स्टार लगा लो। जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ 100% है कि आप जब 30 और 31 मार्च को एग्जाम हॉल में बैठोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न 100% आपके एग्जाम हॉल में होंगे ही होंगे। एक बार भी अगर आप सनसनी नजरों से क्लास को देख लेते हो तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं आप लोग को याद रखना है, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीति सिंह। राफेल लड़ाकू विमान भारत के किस देश से खरीदा है? राफेल लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से खरीदा है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, राफेल लड़ाकू विमान भारत के किस देश से खरीदे गए हैं? तो ये जो खरीदा गया है ये आप लोग को याद रखना है कि जो है आप लोगों के राइट उत्तर फ्रांस से खरीदा गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो इस प्रश्न पे। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, शुक्र, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, ठीक है, तो आपको इसके बारे में बेहतर तरीके से मालूम होना चाहिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि एक सींग वाले गेंडा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किस राज्य में पड़ता है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको पिछले क्लास में ये बताया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है। देखते हैं कौन कौन बता देता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ये तो मालूम है विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से। सभी लोगों को बताना है कि रिकेट्स जो है रोग ये किस विटामिन की कमी से होता है, ये कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सत्यमेव जयते भारत के राज्य चीन में कहां से जो है लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत के राज्य चीन में कहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं, और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखना बिल्कुल ये लेवल के ही प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में। अभी मैथ भी आएंगे, रीजनिंग भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, थोड़ा सा वेट करो, हर एक टॉपिक के प्रश्न कराएंगे, ठीक है। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस जो है किस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, नौवें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है पहाड़ है ये जो है नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो जिन्होंने बताया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जो है बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये तो सभी लोगों को मालूम होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है ये आप लोगों का राजस्थान है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से बताना है आप लोगों को कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो है बड़ा राज्य कौन सा है, कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल कितने दिनों का होता है। जो लोकसभा है इनके कार्यकाल कितने दिनों कितने वर्षों का होता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। फिर से कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे आज जो है 30 और 31 मार्च को एग्जाम देने जा रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप का, तो बिल्कुल आपके लिए सुनहरा मौका है। और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को यार लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी आपका क्लास जो है स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और हर एक क्लास जो अंतिम के क्लास हो रहा है बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं प्रश्न यहीं से आएंगे, इसकी गारंटी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। स्टार लगा लो इस प्रश्न पे, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो सीपीयू जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आईपीएल 2026 का जो है आधिकारिक प्रायोजक कौन है। करंट अफेयर का प्रश्न है कि
2026 का जो आईपीएल हो रहा है, आधिकारिक प्रायोजक स्पॉन्सर यानी कि बताना है कौन है, बताएंगे किसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं टाटा, आप लोगों ने देखा होगा टाटा आईपीएल बोलता है, वीवो आईपीएल, इस तरीके से इस बार स्पॉन्सर किसका है, टाटा का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सिस्मोग्राफ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, विंग्स ऑफ फायर किसकी जो है आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, एपीजे अब्दुल कलाम। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि कथकली जो है केरल राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। जिन्होंने सी को चुना उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको करंट अफेयर के प्रश्न भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो कहीं से भी गलती नहीं होगा ये गारंटी है। तो अमित शाह जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अगर आपको पता है तो बताने की कोशिश कीजिए। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, स्पोर्ट्स में, आप लोगों को मालूम होगा कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आप क्लियर याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब जो है रीजनिंग, मैथ, ये भी आप लोगों को है, इंग्लिश भी है, ये सारे प्रश्न कराएंगे, ठीक है। केवल और केवल आप क्लास में अंत तक बने रहें, और फिर कह रहा हूँ कि आपका जो है पेपर बिल्कुल 100% आसान बनाने के लिए हम सुबह और शाम आपके लिए स्पेशल क्लास करा रहे हैं, तो आप उसको डेली करिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं आपको हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। देखिए कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करो, मतलब आपको जो है ये वाट लिखा गया है, यहाँ पे वैल्यू बताने हैं। कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न में जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने देखा ये लिखा है एक, एक लिखा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 9। मैंने देखा तो ये जो है 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 9 जो है 3 का वर्ग हो जाएगा, और 16 जो है 4 का वर्ग हो जाएगा, 25 जो है 5 का वर्ग हो जाएगा। मुझे देखने में ये मिला कि 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग लिखा है, ठीक है। तो इसके आगे अगर हमें यहाँ पे पता करना है तो मैं लिखूंगा 6 का वर्ग, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद हम क्या लिखेंगे 6,
और 6 का वर्ग कितना होता है 36। और जिन्होंने 36 को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिए कह रहा है यदि P का अर्थ गुणा, R का अर्थ प्लस और T का अर्थ भाग, S का अर्थ माइनस, तो 10R 5P 4S 10T 2 बराबर क्या होने वाला है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। सॉल्व कर लोगे बिल्कुल। जो भी मेरे दोस्त बेहतर तरीके से यहाँ पे रीजनिंग को नहीं जानते हैं तो देखिए समझ लीजिए, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा एग्जाम हॉल में। इसमें करना कुछ नहीं है, जहां पे P दिखेगा आपको गुणा लिखना है, जहां पे R होगा प्लस लिखना है, जहां पे T होगा भाग दे देना है, S है तो माइनस लिखना है। हमें यहाँ पे दिखा 10 तो लिखेंगे 10 और R लिख रहा है तो R का अर्थ कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखो R का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे लिखा है 5 तो 5 लिखो, फिर लिखा है P का अर्थ यहाँ पे देख लो गुणा लिखा है तो गुणे लिखो, फिर 4 है तो 4 लिखो, फिर S का अर्थ क्या है माइनस है तो माइनस लिखो 10, फिर T लिखा है, T का अर्थ क्या है यहाँ पे देखो भागा तो भागे लिखो 2। अब बस इसी को सॉल्व करना है। बोर्डमॉस के नियम अगर आपने पढ़ा है तो मुझे लगता है कि आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये हो जाएगा 10, बोर्डमॉस का नियम कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो 4 पचे हो जाएगा 20 और यहाँ पे सबसे पहले भाग करना है तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 में 2 से भाग दोगे 5 ही होगा, ये हो जाएगा 30 और 30 में से 5 जाता है। मुझे लगता है कि आसानी से आप समझ गए होंगे, 30 में से 5 जाएगा 25, आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो और क्लास को लाइक शेयर कर दो। ये गणित के प्रश्न है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो गणित में आपको बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। गणित में ही लोग फंसते हैं और गणित और रीजनिंग इसमें पूरे के पूरे नंबर जो लाता है उसी का जो है 100% है कि रिजल्ट आने वाला है। और कहीं ना कहीं आपको मैं स्पेशल ही इनके तैयारी में बेहतर तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 450 रुपया में बेचा गया है, उसे क्या हुआ है 10% की हानि। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास 100 रुपया का कोई सामान था और उसने मैंने जो है बेच दिया उसे 90 रुपया में, तो मेरे जो है 10 रुपए यानी 10% की हानि होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसने कहा है कि उसे 10% का लाभ कमाना है तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि खरीदे कितने में है। तो हम जो है खरीदे हैं कितने में 100 में और बेचे हैं कितने में 90 में, तो हमें पता करना है 100 वाली चीज, यानी खरीदे हैं कितने में इसीलिए 100 रखा ऊपर। उसके बाद से हमें 10% का लाभ कमाना है, ये तो हो गया क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हमें निकालना है 10% के लाभ पर, यानी कि 100 रुपये का जो सामान खरीदे हो 110 रुपये में बेच दो, 10% का जो है आपको लाभ हो जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, 9 के पहाड़े में 9 पचे 45 हो जाएगा, 5 से 110 में गुणा कर दो 11 पचे 55। मुझे लगता है आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी 550 रुपया बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर जो है 30 डिग्री का मान क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका जो है वर्ग करो। सबसे पहले मान नहीं याद है तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल फंस जाओगे। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग, √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। यहाँ पे बट्टा का जो है जोड़ बना लो, कितना हो जाएगा 4 लस हो जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएंगे 4, 4/4 कर दोगे आपके राइट उत्तर बन जाएगा यहाँ पे 1। मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप नहीं करोगे।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि सादृश्यता एनालॉजी, अग्नि का संबंध जो है राख से है तो धुआं का संबंध किससे होगा। शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को, शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनके पास ये क्लास एक बार शेयर कर दो। तो सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न कह रहा है कि अग्नि का जो है संबंध शाख से है तो धुआं का संबंध किससे होगा। क्या लगता है आपको। तो देखिए अगर आप देखोगे अग्नि से क्या होता है, अग्नि से आप कहोगे कि जो है राख होता है, अग्नि जो करोगे तो अग्नि जो है राख देता है, तो धुआं धुआं कैसे होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे समझने वाली बात है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं प्रदूषण होता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। अग्नि से क्या होता है, राख होता है, तो धुआं से क्या हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा। धुआं से क्या फैलता है, प्रदूषण। अगला प्रश्न है विषम चुनना है, फिर से आप लोगों को विषम चुनना है। वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, आयत। यहाँ पे वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, आयत, इसमें जो है अलग चुनना है। अलग मतलब होता है कि इन चारों में से एक अलग है। जैसे कि वृत्त का आप लोगों ने फिगर देखा होगा, वर्ग का आप लोगों ने देखा होगा, त्रिभुज का आप लोगों ने देखा होगा और आयत का भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें आप देखोगे कि वृत्त का जो है यहाँ पे आकृति बिल्कुल इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग कहोगे कि बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि जो है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो है औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताओगे सभी लोग कि प्रथम 5 जो है अभाज्य संख्याओं का जो है औसत क्या होने वाला है। ये गणित का प्रश्न है और आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याएं मालूम होनी चाहिए। तो आपको मालूम होगा कि अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, जिसमें किसी भी संख्या से भाग न लगे। तो पहला अभाज्य संख्या होता है 2, 2 के बाद से होता है 3, 3 के बाद से होता है 5, 5 के बाद से होता है 7, 7 के बाद से होता है 11। आप क्या करो, सभी संख्याओं को जोड़ दो और बट्टे में कितनी संख्या है, 5। औसत बराबर होता है राशियों की योग बटा राशियों की संख्या। 11 7, 11 7 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 5, 18 और 5 23, 3 26, 2 28, 28 बट्टे 5 आप कर दो। 28 बट्टे 5 कितना हो जाएगा, 5 5 25 और 5 6 30। ऑप्शन नंबर बी 5.6 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक आयताकार खेत का जो है क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है और इसकी जो है लंबाई 12 मीटर है। इसका जो है परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 क्या लगता है आपको। क्वेश्चन नंबर 28वें का राइट उत्तर सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है। तो आयत के परिमाप बराबर लिख देना। आयत के परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है। यहां से कर लो 2 इंटू एल, एल का वैल्यू कितना दिया है, लंबाई नहीं, यहाँ पे क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल। भाई साहब वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये होता है। ठीक है जी, ये दे रहा है 120 और एल का वैल्यू इसने दिया है 12 और बी का वैल्यू मुझे पता नहीं है। 12 के पहाड़े में कट जाएगा 10 मर्त में, यानी कि बी का वैल्यू मुझे पता चल गया 10। यहाँ पे एल का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है। ठीक है, तो आपको कह रहा है परिमाप निकालो, तो परिमाप बराबर आप लिख लो 2 इंटू एल प्लस बी, अभी मैंने बताया था। और यहाँ से क्या करो, 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो 12 और बी का वैल्यू अभी मैंने निकाला था 10। 10 और 12 कितना होता है, 22। 22 में 2 से गुणा कर दो, 22 दूना का 44 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है रक्त से संबंधित प्रश्न। ए और बी, ए ने बी से कहा, ए कह रहा है बी से, ए कह रहा है, ये बी से कह रहा है। ठीक है, ये बी से कह रहा है कि जो है तुम मेरे पिता के पत्नी के भाई के पुत्र हो। तुम मेरे पिता, इसके कोई पिता होंगे, पिता की पत्नी, पत्नी यानी कि माँ, ये पिता ये पत्नी के भाई, यहाँ पे इसके भाई होंगे कोई, भाई भाई ये भाई के पुत्र, भाई के पुत्र हो।
यानी कि इनका ये पुत्र है, ठीक है। यानी कि इसके ये कौन है, पिता, ये कौन है, माता, और माता का ये कौन है, भाई, यानी कि मामा। मामा का ये लड़का है। तो बी का ए का जो है बी क्या लगेगा, तो ए का भी का लगेगा, ममेरा भाई लगेगा। बिल्कुल आप कहोगे मामा का लड़का है तो ममेरा भाई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है 0.0064 अंडर रूट में है, तो इसका वर्गमूल क्या होने वाला है। इसके वर्गमूल जो है आप लोगों को निकालने हैं। तो मैंने आप लोगों को एक दिन बिल्कुल सरल तरीके से बताया था इसके लॉजिक कि किस तरीके से आप इसे बना सकते हो। जैसे कि आपको समझना है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 4, तो इसके वर्गमूल में 2 ही अंक होंगे, यानी कि 2 ठो जीरो के बदले 1 ठो जीरो, और 64 का वर्गमूल 8, यानी कि 0.008 जो है आपकी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न था, मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, सभी लोगों ने राइट उत्तर के साथ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न है कि यदि सन को जो है 64 लिखा जाता है तो मून को क्या लिखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपको बेहतर तरीके से आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% 2 ठो 1 ठो हर शिफ्ट में देगा। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, सबसे पहले एस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे, और जो है एन होता है 14 पे। जब हमने देखा यहाँ पे इसके प्लेस वैल्यू मैंने रख दिया, जोड़ा तो क्या हो गया, ये हो गया 40 और ये हो गया 54, पर यहाँ पे तो लिखा है 64, हमने सबको जोड़ा 54, और यहाँ पे लग रहा है 10 और जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 54। ठीक है, हो सकता है भाई साहब 64, पर यही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है हमको। प्लस वैल्यू रख लो, यहाँ पे एम होता है 13 पे, ओ होता है 15 पे, फिर ओ होता है 15 पे, एन होता है 14 पे। इसके प्लेस वैल्यू मैंने रख दिए। ये हो गया 30, 30 14 44, 44 और 13 57। कितना हो गया, 57। 57 में अब हमें क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ेंगे 67, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। अर्थात यानी कि इसने क्या किया है, यहाँ पे जो है आप लोगों को समझना होगा, यहाँ पे जो है देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ी है, ये आप लोगों के जो है ऑप्शन में 6-7 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को सुधार लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। देखिए ये जो है ट्रेन है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो इसको पूरा पार करना है, अर्थात ये ट्रेन की जो लंबाई है 100 और प्लेटफॉर्म की लंबाई है जो 200, और टोटल जो है दूरी हो जाएगा, टोटल पार करना है, यानी ट्रेन अपनी खुद की भी लंबाई पार करेगी और जो है प्लेटफॉर्म भी पार करना है, यानी कि जो है यहाँ पे हमें निकालना है समय। समय बराबर होता है दूरी, दूरी कितना है 200 मीटर का तो प्लेटफॉर्म है और 100 मीटर का ट्रेन है, यानी कि टोटल दूरी हो जाएगा 300, दूरी बटा यहाँ पे हो जाएगा चाल, चाल कितना है 72, पर देखो ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो यहाँ से क्या करोगे 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा, 18 चौका 72 4, यानी कि टी का वैल्यू हो जाएगा ये 300 और बट्टा में ये 4×5=20, यहाँ से कट जाएगा 15 दूना का 30, 15 सेकेंड जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे सभी लोग। tan 45 डिग्री का मान आपने याद किया होगा 1, cot 45 डिग्री का मान 1, 1 और 1 जोड़ोगे आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 2। अब जिन्होंने 2 को चुना है, जिन्होंने 2 को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है दिशा परीक्षण से कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आपको सबसे पहले दिशा पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने दिशा बताया था कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, चारों दिशा आपको मालूम हो गया, आप उसी के अकॉर्डिंग घूम जाओ। दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलना है, यानी कि हम यहाँ पे है तो नीचे आएंगे तो 5 किलोमीटर नीचे आ गए दक्षिण। इसने कहा फिर जो है दाहिने मुड़ना है, दाहिना साइड मुड़ना है आपको, यानी कि अर्थात इधर मुड़ना है, कितना मुड़ना है 3 किलोमीटर, 3 मुड़ गए। और अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, आप यहाँ पे थे अब जो है आप यहाँ पे आ गए हो तो किस दिशा में है, यहाँ से देख लो आप जो है इसके बीच में आ रहे हो, तो ये कौन सा दिशा है, ये दक्षिण और ये पश्चिम,
दक्षिण पश्चिम के बीच में आ रहे हो, दक्षिण पश्चिम आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग यानी कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। आपने वर्गमूल देखा होगा, 525 का तो बिल्कुल नहीं होता है भाई साहब कोई भी वर्गमूल, 725 का, 825 का नहीं होता है। 625 का वर्गमूल कौन होता है? तो 25 होता है। आपने बिल्कुल पढ़ा होगा बेहतर तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेनोनिम्स। सेनोनिम्स आपको चुनना है किसका? लोसिड का। बताएंगे आप लोग 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे क्लियर यानी स्पष्ट, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट जो है आर्टिकल। आर्टिकल आपको भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज हॉर्मल मैन। हॉनरेबल मैन जो है उसके पहले क्या लगेगा? कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो एन लगेगा। हा को आ पढ़ा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिस तरीके से होनेस्ट मैन लिखा जाता है, द पुलिस कैच द थीप, इसको जो है चेंज करना है वॉइस में, ठीक है, द पुलिस कैच द थीप। तो इसका जो है वॉइस आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ए थीप वाज कैच बाय पुलिस। ए थीप वाज कैच बाय पुलिस। आसान था, बहुत इजी। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट जो है एंटोनिम्स। एडवर्ट सिटी, एडवर्ट सिटी जो है इसके जो है एंटोनिम बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि प्रोस्परिटी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिलेक्टेड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। सिलेक्टेड दो करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, कौन सा सही वर्ड लिखा गया है? तो कम्युनिटी, कम्युनिटी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वाला, COMMITTE लास्ट में रहेगा। तो जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।